नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही पुराने जमाने की बात है। किसी जगह पर राम सिंह नाम का एक राजा था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था पुष्पा। वह बहुत ही सुंदर और अक्लमंद लड़की थी। इसके साथ ही उसमें और भी कई खूबियां थीं, जैसे तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवार चलाने में। औरतें तो क्या, कोई मर्द भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। राजकुमारी से शादी करने की इच्छा रखने वाले कई आदमी थे, जिनकी कोई गिनती नहीं थी। दूर और नजदीक के कई राज्यों के राजकुमार उससे शादी करने की आरजू लेकर आते थे, लेकिन पुष्पा को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता था। जब भी कहीं से शादी का पैगाम आता तो पुष्पा यह कह देती, मुझे शादी नहीं करनी। राजा के दरबार में एक कारीगर काम करता था जो हर हुनर का माहिर था। उसकी बनाई हुई चीजें राजा को बहुत ही पसंद आती थीं। इसलिए राजा ने उस बूढ़े कारीगर को शाही महल में काम करने वाले सभी कारीगरों का मुखिया बना दिया था। इस बूढ़े कारीगर का एक बेटा था। वह जवान होने के साथ साथ बड़ा ही होशियार और बहादुर भी था। उसका नाम था माधव। माधव की पहलवानों में बहुत इज्जत थी, क्योंकि वह भी पहलवानी करता था। बूढ़े कारीगर के मन में यह इच्छा थी कि वह अपने बेटे को भी हुनर सिखाए। एक दिन उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम भी कोई हुनर सीखो जो आगे चलकर तुम्हारे काम आए। माधव ने भी अपने बूढ़े बाप से कई तरह के हुनर सीख लिए। कारीगर अपने बेटे को देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसका बेटा मोहब्बत की आग में जल रहा है। वह रातों को सो नहीं पाता था, बस आंसू ही बहाता। हसीन राजकुमारी पुष्पा के ख्यालों में वह तड़पता रहता था। एक दिन राजकुमारी ने बूढ़े कारीगर से फरमाइश की कि उसके लिए एक धनुष बनाया जाए। कारीगर फौरन इस काम में लग गया। उसने अपने बेटे माधव को भी एक धनुष तैयार करने के लिए कहा। जब माधव ने अपने पिता को अपना तैयार किया हुआ धनुष दिखाया तो बूढ़ा कारीगर यह देखकर हैरान रह गया कि उसके बेटे ने उससे भी अच्छा धनुष बनाया था। जब कारीगर ने वह धनुष अपने हाथ में लिया तो उसकी खूबसूरती और मजबूती को देखकर वह दंग रह गया। माधव ने उस धनुष पर राजकुमारी के लिए एक प्यार भरी छोटी सी कविता भी लिखी थी। बूढ़े ने अपने बेटे का माथा चूम लिया और कहा, बेटा, सचमुच अब तो तुम हर हुनर में माहिर हो चुके हो। इसके बाद बूढ़े कारीगर ने जो धनुष खुद बनाया था उसे अपने पास रख लिया, और जो धनुष उसके बेटे ने बनाया था उसे लेकर वह राजकुमारी के पास पहुंचा और उसने राजकुमारी को वह धनुष दे दिया। राजकुमारी को भी वह धनुष बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उसे बिल्कुल इसी तरह का धनुष चाहिए था। फिर राजकुमारी ने कारीगर को इनाम के तौर पर अशर्फियों की थैली भिजवा दी। थोड़े दिनों के बाद बूढ़े कारीगर की मृत्यु हो गई और राजा ने उसके बेटे माधव को अपने दरबार में नौकरी पर रख लिया। एक दिन की बात है, जब राजा चंद्रसेन अपनी बेटी पुष्पा के कमरे में आया तो उसकी नजर दीवार पर लटके हुए धनुष पर पड़ी। उसकी सुंदरता देखकर राजा ने धनुष को अपने हाथ में ले लिया। इस बेमिसाल धनुष को देखकर राजा दंग रह गया। अचानक राजा की नजर धनुष पर लिखी हुई उस प्यार भरी कविता पर पड़ी। जब राजा ने उस कविता को पढ़ा तो उसके तेवर चढ़ गए और राजा ने फौरन माधव को अपने पास बुलाया और गरज कर उससे पूछा, धनुष पर वह प्रेम भरी कविता किसने लिखी है? माधव ने जवाब दिया, हुजूर, वह कविता मैंने लिखी है। राजा आग बबूला होकर कहने लगा, यह क्या कम था कि मैंने तुम्हें अपने दरबार में नौकरी दी और अब तुम मेरी बेटी पर डोरे डालने लगे हो। राजा ने झल्लाद को बुलवाकर यह हुक्म दिया कि माधव को ले जाकर उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। लेकिन एक मंत्री, जो कि बूढ़े कारीगर का बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसने राजा से माधव को माफ करने की गुजारिश की। राजा ने मंत्री की बात सुनकर माधव की जान तो बख्श दी, लेकिन उसे देश निकाले की सजा दे दी। माधव घोड़े पर सवार होकर किसी दूर देश के लिए रवाना हो गया। वह बहुत दिनों तक चलता रहा, कई नदियां और कई जंगल पार किए। एक दिन एक पहाड़ी इलाके में जा पहुंचा। माधव ने देखा कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे और ठंडी हवा चल रही थी। वहीं पर एक बूढ़ा चरवाहा बकरियों के एक झुंड को चरवा रहा था।
माधव अपने घोड़े से उतरा और बूढ़े चरवाहे के पास जाकर उसे सलाम किया और फिर एक पेड़ के नीचे हरी हरी घास पर लेट गया। बूढ़े ने जब यह देखा कि नौजवान बहुत ही थका हुआ है तो उसने अपनी एक बकरी का दूध निकालकर माधव को पीने के लिए दिया। जब माधव दूध पी चुका तो बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो बेटा और कहां से आ रहे हो? माधव ने अपनी सारी आपबीती उस बूढ़े को सुना दी। बूढ़े को माधव पर तरस आ रहा था और उसने पूछा, बेटा अब तुम कहां जा रहे हो? माधव ने कहा, बाबा अब कहां जाना है? वह मुसाफिर जिसे घर से निकाल दिया हो और जो बेघर हो चुका हो वह अब जा भी कहां सकता है? बस यूं ही चला जा रहा हूं जहां किस्मत मुझे ले जाए। बूढ़े ने कहा, बेटा मैं यहां पर इन भेड़ बकरियों को चराता हूं। मैंने अपने बाप दादाओं से यही काम सीखा था और अगर तुम्हें इस तरह की जिंदगी पसंद हो तो तुम मेरे पास रहो, मेरे बेटे बनकर रहो। बूढ़े की यह बात माधव को बहुत ही पसंद आई और उसने खुश होकर कहा, बाबा आप मुझे अपने पास रखना चाहते हैं और फिर मुझे अपना बेटा बनाने को तैयार हैं तो मैं बड़ी खुशी से आपके साथ रहूंगा। इस तरह से माधव अब उस बूढ़े चरवाहे के साथ रहने लगा और वह भेड़ बकरियों को चराने लगा। बूढ़े चरवाहे ने माधव को पत्थर से निशाना लगाना अच्छी तरह से सिखा दिया था, क्योंकि कई बार भेड़ बकरियों को चराते हुए जब हिंसक पशु झुंड पर हमला करते थे तो चरवाहा अपने पत्थर के निशाने से उन्हें झकमी करके भगा देता था। यही हुनर अब माधव ने भी सीख लिया था। अब जब कभी बकरियों के झुंड पर जंगली जानवर हमला करते तो माधव पत्थर से ऐसा निशाना लगाता कि उन्हें जख्मी करके भगा देता। कई बार तो ऐसा निशाना लगाया कि उसने कई जंगली जानवर मार गिराए। इन खूंखार जानवरों की वजह से बकरियों का ना जाने कितना नुकसान होता था, परंतु अब बकरियों को आराम था। दूसरी तरफ राजकुमारी पुष्पा किसी को बताती तो नहीं थी कि उसके दिल में माधव के लिए प्यार है, मगर दिल ही दिल में वह यह तय कर चुकी थी कि वह अगर शादी करेगी तो सिर्फ माधव से ही करेगी। जिस दिन से राजा ने माधव को वहां से निकाल दिया था उसी दिन से राजकुमारी ने बाहर की दुनिया से नाता तोड़ लिया था। वह दिन भर माधव के ख्यालों में डूबी रहती और सारी रात आंसू बहाती रहती। उसने हमेशा यह राज अपने दिल में ही छुपाए रखा। राजकुमारी पुष्पा की जितनी भी दासियां थीं, उनमें से एक जो राजकुमारी के सबसे करीब थी, उसका नाम था प्रिया। आखिरकार एक दिन जब राजकुमारी से रहा न गया तो उसने अपनी दासी प्रिया से अपने दिल का सारा हाल कह सुनाया। प्रिया ने उससे कहा, राजकुमारी जी, आपको अपना दिल बहलाने के लिए जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए। राजकुमारी को उसका सुझाव पसंद आया और राजकुमारी ने शिकार पर जाने का फैसला किया। एक दिन जब मौसम बहुत ही अच्छा था तो पुष्पा अपने पिता से आज्ञा लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल पड़ी। घोड़े पर सवार वह अपनी कुछ दासियों के साथ जंगल में जा पहुंची। बहुत देर तक वह अपने शिकार की तलाश में घूमती रही और फिर उन्हें दूर एक पहाड़ दिखाई दिया। वह पहाड़ इतना ऊंचा था जैसे आसमान को छू रहा हो। पुष्पा अपनी सहेलियों के साथ घोड़ा दौड़ाती हुई उस पहाड़ तक जा पहुंची। चलते चलते वह काफी दूर निकल आई थी और फिर वहां पर उसे एक हिरनी नजर आई। देखने में ऐसा लगता था मानो वह हिरनी सोने की बनी हुई हो। हिरनी ने राजकुमारी का मन मोह लिया था और राजकुमारी ने उस हिरनी को जिंदा पकड़ने का फैसला किया। राजकुमारी की दासियां हाथों में रस्सियां लेकर हिरनी को घेरने की कोशिश करने लगीं। पुष्पा ने उस हिरनी पर फंदा फेंका, लेकिन हिरनी चौकन्नी थी और वह राजकुमारी के फंदे से बच गई। राजकुमारी पुष्पा ने 3 बार कोशिश की, लेकिन हिरनी उसके हाथ नहीं आई। अपनी इस असफलता पर राजकुमारी को बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। वह अपने घोड़े को दौड़ाती हुई हिरनी का पीछा करती रही। उसका घोड़ा तो हवा से बातें कर रहा था, लेकिन हिरनी की चाल भी कुछ कम नहीं थी। घोड़ा हिरनी तक नहीं पहुंच पाया। राजकुमारी पुष्पा हिरनी का पीछा करती हुई अपनी दासियों से बहुत ही आगे निकल आई थी और फिर हिरनी और पुष्पा का घोड़ा दोनों दासियों की आंखों से ओझल हो गए। दौड़ते दौड़ते अब हिरनी भी थक चुकी थी और राजकुमारी का घोड़ा भी बेहाल हो चुका था। तभी वह हिरनी भागती हुई एक गुफा के अंदर चली गई।
यह देखकर राजकुमारी बहुत ही खुश हुई कि बस अब तो हिरनी मेरे हाथ में आ गई। यह सोचकर वह हिरनी के पीछे पीछे उस गुफा के अंदर चली गई, लेकिन अंदर जाकर उसने क्या देखा कि गुफा के दूसरी तरफ भी रास्ता था और हिरनी उसमें से बाहर निकल चुकी थी। राजकुमारी फिर से घोड़े पर चढ़कर हिरनी का पीछा करने लगी। हिरनी के पीछे दौड़ते दौड़ते वह उस पहाड़ तक भी जा पहुंची जहां पर माधव अपनी भेड़ बकरियां चराता था। किसी शिकारी को हिरनी का पीछा करते हुए देखकर माधव ने हिरनी पर जोर से पत्थर मारा। पत्थर बिल्कुल निशाने पर लगा और हिरनी का एक सिंघ टूट गया और वो धरती पर गिर पड़ी। यह देखकर राजकुमारी को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपनी तलवार म्यान से निकाल और गरज कर माधव से बोली, बेवकूफ चरवाहे, अगर मैंने हिरनी को मारना ही होता तो कब की मार चुकी होती। मैं तो इसे जिंदा पकड़ना चाहती थी। तू कौन होता है दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाला। इतना कहकर वह माधव पर तलवार से हमला करने लगी। माधव झट से पीछे हट गया और राजकुमारी अपना संतुलन खो बैठी, जिससे वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। सर पर चोट लगने के कारण राजकुमारी गिरते ही बेहोश हो गई। माधव ने जब देखा कि लड़की गिरकर बेहोश हो चुकी है तो उसने फौरन राजकुमारी की जान बचाने के बारे में सोचा। वह सोचने लगा, अगर यह लड़की मर गई तो बेकार में इसका सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। और फिर उसने राजकुमारी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। असल में वह अभी तक राजकुमारी का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था, लेकिन अब वह राजकुमारी पुष्पा को पहचान चुका था। उसने देखा कि उसकी प्रेमिका पुष्पा उसके सामने थी। माधव को इस बात की इतनी खुशी थी कि वह बेहोश होते होते रह गया। वह कहने लगा, राजकुमारी, अपनी आंखें खोलो, उठकर खड़ी हो जाओ। तुम मुझे अपनी तलवार से मारना चाहती थी तो लो, मुझे मार डालो, लेकिन इस तरह से बेहोश मत पड़ी रहो। माधव राजकुमारी के नजदीक बैठा हुआ कुछ देर तक इसी तरह की बातें करता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद जब राजकुमारी पुष्पा को होश आया तो उसने आंखें खोल दी। देखा तो वही चरवाहा उसके सामने बैठा हुआ था और चरवाहे की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमारी ने उस चरवाहे के चेहरे को गौर से देखा तो वह अपने प्रेमी को पहचान गई। इतने में राजकुमारी की दासियां एक एक करके वहां पर आने लगी और वह सभी राजकुमारी से कहने लगी, हमें जल्दी से जल्दी महल वापस चलना चाहिए। पर राजकुमारी ने कहा, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी। और वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या माधव ने मुझे पहचान लिया। फिर राजकुमारी ने अनजान बनते हुए माधव से पूछा, तुम यहां कितने अरसे से हो चरवाहे? माधव ने सोचा कि अब मैं जो भी कहूंगा बिल्कुल सच ही कहूंगा और बोला, मैं उस दिन से यहां पर काम कर रहा हूं जिस दिन से आपके पिता ने मुझे देश निकाला दिया था। राजकुमारी पुष्पा उससे माफी मांगते हुए बोली, यह मेरा ही कसूर था। मुझे ही चाहिए था कि मैं अपने पिता से कहकर उन्हें इस बात पर राजी कर लेती कि वो तुम्हें देश निकाला ना दे। पुष्पा की बातें सुनकर माधव बहुत ही खुश हुआ और वह अपने मुंह बोले पिता यानी बूढ़े चरवाहे को बुलाने के लिए चला गया। उसके पिता ने कहा, हमें मेहमानों की अच्छी तरह से खातिरदारी करनी चाहिए। यह कहकर वह फौरन नजदीक के गांव में गया और वहां से खाने पीने के कई सामान लेकर आया और फिर मेहमानों के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए गए। उसके बाद 15 दिन यूं ही गुजर गए। राजकुमारी की तबीयत अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। अब दूसरी तरफ राजा राम सिंह की बात सुनिए। राजा राम सिंह ने अपने सेनापति को बुलाया और उससे कहा, पूरा 1 महीना गुजर चुका है, राजकुमारी पुष्पा की कोई खबर नहीं मिली। तुम जाओ और उसे ढूंढकर फौरन महल में लेकर आओ। यह सेनापति बहुत दिनों से राजकुमारी से शादी करने की ख्वाहिश रखता था, इसलिए वह जी जान से राजा की सेवा में लगा हुआ था। राजा का यह आदेश पाकर वह बहुत ही खुश हुआ और उसी वक्त अपने साथ 2 सिपाहियों को लेकर राजकुमारी की खोज में निकल पड़ा। निकलते समय उसने अपने साथ एक सुराही ली जिसमें वह शराब लेकर जा रहा था। सेनापति अपने साथियों के साथ 5 दिन तक राजकुमारी को ढूंढता रहा। आखिरकार उसे राजकुमारी मिल ही गई। जब वह उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि राजकुमारी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई माधव से बातें कर रही थी। यह देखकर सेनापति जल भुन गया
लेकिन राजकुमारी को नाराज करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वह घोड़े से उतरा और फिर राजकुमारी के पास गया। उसने झुककर राजकुमारी को सलाम किया और फिर बोला, राजकुमारी जी, आपकी कोई खबर ना पाकर महाराज राम सिंह बहुत ही परेशान हैं और उन्होंने मुझे आपकी तलाश में भेजा है। सेनापति और उसके सिपाहियों को बिठाया गया और उनकी खातिरदारी की गई। रात के समय सेनापति ने अपने साथ लाई हुई सुराही निकाली और फिर उसमें से प्याली भर भर कर शराब पीने लगा। शराब के 2 प्याले पीने के बाद सेनापति शराब के नशे में माधव को बुरा भला कहने लगा और बोला, तुम एक मामूली से कारीगर के बेटे हो, राजकुमारी पर डोरे डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माधव ने भी उसी लहजे में उसका जवाब दिया, राजकुमारी मुझसे प्यार करती है। यह सुनते ही सेनापति आपे से बाहर हो गया और उसने माधव पर हमला कर दिया। लेकिन माधव पहले से ही तैयार था और उसने अपना बचाव करते हुए सेनापति की छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा। सेनापति वहीं पर लड़खड़ाकर गिर गया और उसने दम तोड़ दिया। यह देखकर सेनापति के आदमी माधव पर टूट पड़े, लेकिन माधव ने उन दोनों को भी ठिकाने लगा दिया। जब यह सब कुछ हो चुका तो माधव ने पुष्पा से कहा, राजकुमारी जी, अब मेरा यहां पर रहना ठीक नहीं है, हमें किसी दूसरे देश में चलना चाहिए। राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई और उसने अपनी दासियों को वापस भेज दिया। उन्हें यह समझा दिया कि अगर मेरे पिता पूछें तो उनसे यह कह देना कि राजकुमारी पुष्पा किसी दूसरे देश के लिए निकल गई है। दासियां रोती पीटती हुई महल की तरफ चली गईं। राजकुमारी और माधव बूढ़े चरवाहे की आज्ञा लेकर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल गए। कुछ दिनों की यात्रा करने के बाद दोनों एक दूसरे राज्य में जा पहुंचे, जहां पर राजा जुगलराज का राज था। माधव और पुष्पा अपनी असलियत छुपाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना भेष बदल लिया। माधव ने वहां पर एक लोहार के पास काम कर लिया और कुछ दिनों के बाद माधव और पुष्पा ने शादी कर ली। माधव जिस लोहार के पास काम करता था, उसके पास एक जमींदार अपने घोड़े के पांव में नाल लगवाने के लिए आता था। एक दिन जमींदार ने माधव से कहा, भाई, तुम इस शहर में सराय में क्यों रहते हो? मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मकान दिलवा सकता हूं। मेरे ख्याल में तुम्हें वहीं चलकर रहना चाहिए। माधव इस बात पर राजी हो गया। जाकर देखा तो मकान उसे बहुत ही पसंद आया। माधव ने अपनी कमाई में से कुछ रकम जमा करके रखी हुई थी। उसने वो मकान खरीद लिया। माधव और पुष्पा अब दोनों इसी मकान में रहने लगे। असल में जमींदार की नीयत राजकुमारी पुष्पा को देखकर खराब हो चुकी थी। जमींदार का एक नौकर था जो पहले एक लुटेरा रह चुका था। जमींदार ने एक दिन उसे बुलाकर कहा, आज रात को तुम कहीं बाहर मत जाना, तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास काम है। आधी रात के समय वो जमींदार नौकर को लेकर माधव के मकान के बाहर पहुंचा। असल में उनकी योजना यह थी कि जब माधव सो जाएगा तो अंदर जाकर उसे मार डाला जाए और उसकी पत्नी को उठा लिया जाए। माधव तो सो गया था, लेकिन पुष्पा अभी तक जाग रही थी। कदमों की आहट सुनते ही उसने अपने पति को जगा दिया। माधव बिस्तर से उठकर जब दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजे की दरारों में से उसने झांक कर देखा कि बाहर 2 आदमी खड़े थे। वह वापस आया और उसने तकिए के नीचे से अपना खंजर निकाल लिया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर आते ही नौकर ने माधव पर हमला कर दिया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। इतने में पुष्पा बाहर आई और उसने जमींदार को दबोच लिया और बेतहाशा उसे गुस्से मारने लगी। दूसरी तरफ माधव ने उस नौकर का काम तमाम कर दिया, जबकि वो जमींदार राजकुमारी के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। राजकुमारी सोच रही थी कि इसे जान से मार देना ही ठीक रहेगा, परंतु माधव ने उसे रोक दिया और कहा, इसे छोड़ दो, और जमींदार से कहा, जा, यहां से दफा हो जा। जमींदार भागता हुआ वहां से अपने घर आ गया और फिर उसने सोचा, मैं क्यों ना राजा जुगलराज के पास जाकर इन दोनों की शिकायत करूं। अगले दिन सुबह जमींदार राजा जुगलराज के सामने पेश हो गया और अपनी जख्म दिखाते हुए वह कहने लगा, महाराज, कुछ दिन पहले एक आदमी हमारे नगर में आया है। वह कौन है, कहां से आया है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। उसके साथ एक लड़की भी है। मैंने सोचा था कि यह दोनों शरीफ हैं,
इसलिए मैंने अपना एक मकान उन्हें सस्ते दामों पर बेच दिया। मगर जब मैं तय किए गए सौदे की बाकी रकम लेने के लिए उसके पास गया तो उस आदमी ने मार मार कर मेरी बुरी हालत कर दी। हुजूर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों को सजा दें और उन्हें शहर से निकालवा दिया जाए। राजा गुस्से में आ गया और बोला, ऐसे लोगों को शहर से नहीं बल्कि इस दुनिया से ही विदा कर देना चाहिए। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा और वह माधव और पुष्पा को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने जब राजकुमारी पुष्पा को देखा तो उसे देखता ही रह गया। फिर उसने गरजकर माधव से पूछा, तुम इतनी सुंदर लड़की को कहां से लाए हो? मुझे तो लगता है कि जरूर तुमने इसे कहीं से अगवा किया होगा। माधव ने कहा, आप इससे खुद ही पूछ लीजिए। राजा ने माधव को धमकाते हुए कहा, इस लड़की को यहीं पर छोड़कर तुम शहर से निकल जाओ। जब माधव इस बात पर तैयार न हुआ तो राजा ने 2 सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया कि इस नौजवान को ले जाकर खत्म कर दिया जाए। सिपाहियों ने माधव को गिरफ्तार कर लिया और उसे रस्सियों से बांध दिया। जैसे ही सिपाही उसे लेकर महल से बाहर निकले तो माधव ने एक ही झटके में अपने हाथों में बंधी हुई रस्सी को तोड़ दिया और सिपाहियों की कैद से छूटकर वह भाग गया। वहां से भागकर वह लोहार के घर में आ गया जिसके यहां पर वह काम करता था। माधव ने सारा किस्सा लोहार को कह सुनाया। लोहार ने कहा, यहां शहर से बाहर एक गुफा है, तुम उस गुफा में जाकर छुप जाओ। मैं शहर जाकर लोगों से सारे हालात मालूम करूंगा और तुम्हें आकर बताऊंगा। लोहार के कहने पर माधव उस गुफा में जाकर छुप गया। दूसरी तरफ राजा ने पहले राजकुमारी पुष्पा से बड़ी ही नरमी से बात की और उसे कई तरह के लालच दिए। बोला, मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद कर रखूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें पटरानी बनाकर रखूंगा। लेकिन राजकुमारी पुष्पा किसी तरह से भी राजी नहीं हुई। तब राजा ने उसे कैद खाने में डालवा दिया। राजा के बगीचे में एक गुप्त तहखाना था जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। राजा के आदेश पर राजकुमारी को इस गुप्त काल कोठरी में डाल दिया गया। जब राजा को यह पता चला कि माधव सिपाहियों के कैद से भाग चुका है तो उसने आदेश दिया कि राज्य से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया जाए और उस भगोड़े को पकड़कर मेरे सामने हाजिर किया जाए। राजा के सिपाहियों ने उसकी बहुत ही तलाश की लेकिन उन्हें माधव कहीं भी नहीं मिला। जब रात हुई तो लोहार माधव के पास उसे गुफा में आया और दोनों बहुत देर तक इस बात पर विचार करते रहे कि आखिरकार आगे क्या किया जाए। फिर लोहार ने यह राय दी, राजा जुगलराज का एक मंत्री है जो बहुत ही नेक दिल और गरीबों की मदद करने वाला है। तुम उसके पास जाओ और उसे सारा हाल बताओ। वह बहुत ही नेक दिल और दयालु आदमी है। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। और फिर माधव आधी रात के समय उस गुफा से निकलकर मंत्री दामोदर के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन है? माधव ने जवाब दिया, मैं बहुत ही दूर से आया हूं और मुझे मंत्री दामोदर की सहायता चाहिए। मंत्री दामोदर को किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था। वह अक्सर आधी रात तक बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। आज भी वह अभी तक जाग रहे थे। शायद रोज की तरह वह कोई किताब पढ़ रहे थे। नौकर ने आकर उन्हें खबर दी, हुजूर, दरवाजे पर कोई नौजवान खड़ा है और कहता है कि वह बहुत दूर से आया है और किसी मामले में उसे आपकी सहायता चाहिए। मंत्री दामोदर ने कहा, उसे आने दो। माधव जब मंत्री के कमरे में आया तो उसने झुककर मंत्री को सलाम किया और इसके बाद माधव ने अपनी सारी आप बीती मंत्री दामोदर को बता दी। दामोदर ने कहा, तुम चिंता मत करो, राजा पुष्पा को जान से नहीं मरवाएंगे। मैं कल ही जाकर सारी बात का पता करता हूं और फिर तुम्हें बताऊंगा। सुबह के समय जब मंत्री दामोदर महल में पहुंचा तो वह शाही बगीचे में टहलने लगा। माली ने उन्हें देखकर सलाम किया और ताजा फूलों का गुलदस्ता बनाकर मंत्री को पेश किया। मंत्री दामोदर को यह मालूम था कि राजा के बगीचे में एक खुफिया काल कोठरी है और यह माली बगीचे और काल कोठरी दोनों की रखवाली करता है, लेकिन किसी को इस बारे में मालूम नहीं था। फिर मंत्री ने उस माली से पूछा, मैंने सुना है कि कल कोई लड़की काल कोठरी में लाई गई है, इसके बारे में क्या तुम्हें कुछ पता है? माली बोला,
जी हां हुजूर, पता है, खुद राजा ने ही कल काल कोठरी में उसे डलवाया है। मंत्री दामोदर जब अपने घर वापस आया तो उसने अपने नौकर को भेजकर माधव तक यह खबर पहुंचा दी कि राजकुमारी अभी तक सही सलामत है। इसके बाद मंत्री ने अपने कुछ वफादार नौकरों को बुलाकर कहा, मेरे मकान से लेकर काल कोठरी तक एक सुरंग खोदी जाए। 4 दिन के अंदर अंदर यह सुरंग तैयार कर दी गई। इस सुरंग के जरिए राजकुमारी पुष्पा को तहखाने से निकालकर मंत्री के घर लाया गया। मंत्री माधव को भी अपने घर ले आया और उससे बोला, अब तुम दोनों पति पत्नी मेरे घर में आराम से रह सकते हो, यहां पर तुम्हें कोई खतरा नहीं है। पति पत्नी दोनों दामोदर के घर में 3 साल तक रहते रहे। उनके यहां एक बेटा भी पैदा हो चुका था और वह चलने भी लगा था। तब एक दिन जब मंत्री उन दोनों के कमरे के पास से गुजर रहा था तो उसने दोनों को बातें करते हुए सुना। माधव पुष्पा से कह रहा था, राजकुमारी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हें अपने मायके की याद सता रही है। तुम उन लोगों को देखने के लिए तरस रही हो, मगर किया भी क्या जा सकता है। तुम सब्र से काम लो। मुझे भी अपना देश बहुत याद आता है, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। यह सुनकर मंत्री दामोदर कमरे के अंदर गया तो राजकुमारी पुष्पा ने फौरन अपने आंसू पोंछ डाले और उठकर मंत्री को सलाम किया। मंत्री ने कहा, बेटी, तुम परेशान मत हो, मुझे 1 महीने का वक्त दो। मैं खुद तुम दोनों को तुम्हारे देश पहुंचा दूंगा और तुम्हारे पिता को भी समझा दूंगा। इस तरह से 1 महीना गुजर गया। तब मंत्री दामोदर ने अपने कुछ आदमियों की सहायता से माधव और राजकुमारी को शहर के बाहर एक गुफा में छुपा दिया। यह सब करने के बाद मंत्री दामोदर अपनी यात्रा पर जाने को तैयार हुआ और उसने रास्ते में उस गुफा से माधव और राजकुमल को अपने साथ ले लिया। लंबा रास्ता तय करते हुए मंत्री दामोदर राजकुमारी और माधव के साथ उनके देश जा पहुंचे। मंत्री दामोदर अपनी नेक दिल्ली और अपनी अक्लमंदी के लिए दूर दूर के राज्यों में मशहूर थे और हर राज्य का राजा उनका बहुत ही सम्मान करता था। राजकुमारी पुष्पा के पिता राजा राम सिंह को भी मंत्री दामोदर के आने की खबर मिली तो उसने बड़ी ही खुशी से मंत्री दामोदर का स्वागत किया और उनकी खूब खातिरदारी की। मंत्री दामोदर कई दिनों तक वहां पर मेहमान बनकर रहे और फिर एक दिन उन्होंने राजा राम सिंह से कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं 2 गुनाहगारों की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूं और अगर आपने उन्हें माफ कर दिया तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती। राजा राम सिंह ने फौरन जवाब दिया, हुजूर, अगर आप कहें तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा, चाहे उन्होंने मेरे पिता की हत्या ही क्यों ना की हो। बताइए, वो कौन लोग हैं? मंत्री दामोदर ने उसी समय राजकुमारी पुष्पा और माधव दोनों को दरबार में बुलवा लिया। राजकुमारी महल में आते ही अपने पिता के सीने से लग गई। खुशी के मारे राजा राम सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे थे और उसने रोते हुए अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम इतने दिनों तक कहां पर रही? इस समय माधव भी राजा के पास आ गया। उसे देखते ही राजा आग बबूला हो गया और उसे मरवाना चाहता था, लेकिन मंत्री दामोदर ने राजा को उसका वचन याद दिलवाया। फिर राजा ने मंत्री दामोदर की बात को मानते हुए माधव को अपना दामाद मान लिया। मंत्री दामोदर राजा राम सिंह के यहां पर कुछ दिन और रहे और फिर वापस अपने राज्य लौट गए। राजकुमारी पुष्पा और माधव जब तक जिंदा रहे, मन ही मन वो दोनों मंत्री दामोदर का शुक्रिया अदा करते रहे और उसके किए गए एहसानों को याद करते रहे। जब मंत्री दामोदर अपने घर वापस लौट गए तो माधव ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने बूढ़े चरवाहे को अपने पास बुला लिया, जिसके साथ मिलकर वह पहाड़ों पर भेड़ें चराया करता था और जिसने माधव को अपना बेटा बना लिया था। माधव ने उसके रहने का इंतजाम अपने महल में ही करवा दिया और इस तरह से वे सभी एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।